जय हिंद बच्चों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल कक्षा 9वीं और 10वीं में। और हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 10th की रिवीजन सीरीज। इस सीरीज में आपको मिलेंगे पूरे चैप्टर से लिंक्ड क्वेश्चन आंसर्स, यानी कि हर पैराग्राफ से, हर टॉपिक से कैसे कैसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं आपके बोर्ड एग्जाम्स में, वो हर क्वेश्चन और आंसर आपको मिलेगा हमारे इस रिवीजन सीरीज में। साथ ही साथ अगर आप हमारे इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए हमारी वीडियोस को और शेयर तो करिए ही करिए। तो बच्चों, हमारी इस वीडियो में आपको मिलेंगे 1 मार्क क्वेश्चंस, 2 मार्क, जितने भी आपके पेपर में जिन टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं वो हम सारे क्वेश्चंस कवर करेंगे हमारे इस वीडियोस में। तो हम शुरू करने जा रहे हैं हमारी हिस्ट्री से। हिस्ट्री के 2 चैप्टर हैं, नेशनलिज्म इन यूरोप एंड नेशनलिज्म इन इंडिया। तो यूरोप वाले चैप्टर को बहुत से बच्चे बहुत टफ मान रहे हैं, तो इस टफेस्ट चैप्टर को इजी लैंग्वेज में आपको मैं कराऊंगा मेरी इस वीडियो में। आपको चैप्टर की एक्सप्लेनेशन हर जगह मिल जाएगी, लेकिन क्वेश्चन आंसर सारे टॉपिक से आपको बहुत रेयर मिलेंगे। तो हम करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपसे पूछ सकते हैं वो होता है, व्हाट इज सेल्फडम। सेल्फडम का मतलब क्या होता है? तो बच्चों, सेल्फडम क्या है? सेल्फडम एक सिस्टम है। क्या है ये सिस्टम? अंडर विच पीजेंट्स वर फोर्स्ड टू लिव एंड वर्क अंडर द फेडरल लॉर्ड्स। यानी कि मैंने बोला ये एक खेत है, एक फार्म है, आपको यहीं पे रहना है, यहीं पे खाना है फोर्सफुली, और आपको काम भी करना है, रहना खाना यहीं पे करना है। तो ये जो सिस्टम होता है इसको हम लोग बोलते हैं क्या? सेल्फडम। क्या बोलते हैं इसको? सेल्फडम। ठीक है, ये 1 मार्कर्स हैं आपके। ये पूछ सकते हैं आपके एमसीक्यू टैब के अंदर भी, और आपसे ट्रू फॉल्स में या फिर इन द ब्लैंक से पूछ सकते हैं आपसे। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज मैनोरियल ड्यूज। तो क्या होती है मैनोरियल ड्यूज? तो द फीस दैट पीजेंट्स और सर्व्स ऑफ फार्मर्स ओ टू द न्यूबल हु इज देयर लैंडलॉर्ड। ये एक फीस है। क्या है? एक तरीके से आपकी राशि है, ये फीस है आपकी ये। बस इतना रन करो इस चीज को आपको ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हमारा, व्हाट इज गिल्ड सिस्टम। गिल्ड सिस्टम क्या था? सो ये एक यूनियन थी, यानी कि इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ आर्टिसंस, मर्चेंट्स, whoever see the practice of their craft in an particular area। ये एक क्या थी? इट वाज एन एसोसिएशन ऑफ, किसकी थी ये थी मर्चेंट्स की और आर्टिसंस की आपकी ये। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट, व्हाट इज नेशन, व्हाट इज नेशन स्टेट। नेशन स्टेट क्या होता है? सो इट इज अ स्टेट इन विच द ग्रेट मेजॉरिटी शेयर्स द सेम कल्चर। यानी कि एक ऐसा एरिया जहाँ पे मेजॉरिटी हर किसी का कल्चर सेम है, उसको हम लोग बोलते हैं नेशन स्टेट। अगला सवाल आपका आता है, व्हाट इज एडलॉजी। विचारधारा से क्या समझते हो आप लोग? तो ये क्या होता है? ये एक सिस्टम है, किसका? आइडियाज का। ठीक है, इट इज अ सिस्टम ऑफ आइडियाज रिफ्लेक्टिंग अ पर्टिकुलर सोशल एंड पॉलिटिकल विजन। यानी कि एक सोच जो पूरे एक ग्रुप की है, उसको हम लोग बोलते हैं आइडियोलॉजी की। ये इस ग्रुप की सोच ये है आपका ये। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज कंजर्वेटिज्म। ये वर्ड बेटा सुना होगा आप लोगों ने क्लास 9th में भी। क्या मतलब है इसका? तो देखो, ये एक क्या होती है? ये एक ऐसी पॉलिटिकल फिलॉसफी है जो बताती है कि भाई जो हमारे ट्रेडिशंस थे, जो हमारी परंपराएं थी, जो हमारे कल्चर्स था, वो कितना ज़रूरी है हमारे लिए, और वो चेंज जो हो रहा है वो चेंज होता है, तो लेकिन उसकी इंपॉर्टेंस की आप पे स्ट्रेस देती हैं। यानी कि ये लोग जो हैं, ये बोलते तरीके से बोल सकते हो आपकी रूढ़िवादी। ये वो लोग हैं जो अभी भी अपने कल्चर को प्रमोट करना चाहते हैं। फाइन क्लास, अगला हमारा क्वेश्चन क्या आता है, व्हाट इज ऑटोमन एम्पायर। क्या था ये? तो देखो बेटा, तुर्किश जो एम्पायर था, ठीक है ना, उसका जो रूलर था, क्या नाम था उसका? नाम था आपका द कैलिफ, या यू कैन से खलीफा। तो उसी को हम लोग बोलते हैं द स्पिरिचुअल एंड टेम्पोरल हेड ऑफ द मुस्लिम। इसी को बोला गया आपका ऑटोमन एम्पायर आपका। फाइन क्लास, तो ये बच्चों आपके पहले हमारे पेज नंबर पे हमारे 1 मार्क हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा आता है, व्हाट इज सफरेज। सफरेज क्या होता है? तो जो राइट टू वोट है, क्या? जो राइट टू वोट है उसको बोलते हैं हम लोग सफरेज। सुना होगा आप लोगों ने यूनिवर्सल एड फ्रेंचाइजी, तो वो ये आपको बोला गया आपका राइट टू वोट सफरेज। नेक्स्ट, व्हाट इज एथनिक। एथनिक मतलब होता है बेटा, एक तरीके से बोलते हैं इसको जाति है, यानी कि जो जात पात की होती है बात, तो इसको बोल रहे हैं दिस टर्म रिलेट्स टू अ कॉमन रेशियल, ट्राइबल और कल्चर रीजन
और बैकग्राउंड डेट अ कम्युनिटी आइडेंटिफाइज विद और क्लेम्स। एक ऐसी जात है जिसके सबके सेम कल्चर है, कॉमन इनका मतलब, चाहे वो आपका जात बोल लो, चाहे उनके धर्म के नाम पे, धर्म के नाम पे, भाषा के नाम पे, कल्चर के नाम पे, इसको हम लोग बोलते हैं एथनिक। ये शब्द बेटा सुनोगे आप लोगों ने, पॉलिटिकल साइंस पढ़ोगे ना आप लोग, तो वहाँ पे आपका आएगा ये पावर शेयरिंग चैप्टर में, जैसे आपका सिंघाला और तमिल वाला कंसेप्ट है आपका ये। फाइन। नेक्स्ट, व्हाट इज एलोगेरी? एलोगेरी क्या होती है? तो ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया है, जो एक कहते हैं ना, व्हेन एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया एक्सप्रेस, कोई ऐसा आइडिया जो किसी पर्सन से और किसी थिंग से एक्सप्रेस करे, उसका सार निकाले, तो उसको हम लोग बताते हैं कि भाई ये आपकी एलिगोरी है। जो एलिगोरी होती है बेटा, इसके दो मीनिंग होते हैं, एक होता है वन सिंबॉलिक एंड वन बेटा आपका होता है लिटरल। ये यहाँ पे आप इसको बेटा लिख लीजिएगा। ये सभी क्वेश्चंस रन करने आपको बहुत हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स के लिए आपके ये। अब ये तो हमने बेटा कर लिया 1 मार्क का क्वेश्चन आपका ये। अब जो चैप्टर बेटा आपको शुरू हुआ, तो चैप्टर के शुरुआत में आपको मिलेगी पेंटिंग। तो उस पेंटिंग के ऊपर बेटा ये 3 सवाल बनते हैं आपके ये, ठीक है ना, कि जो 4 पेंटिंग्स हैं, ठीक है, फ्रेडरिक सॉरी की, वो क्या डिपिक्ट करती हैं, उसका आइडिया क्या था उस पेंटिंग के पीछे, उसने क्या क्या बताया हुआ है, ठीक है ना। हाउ डिड फ्रेडरिक सॉरी विजुअलाइज हिज ड्रीम ऑफ अ वर्ल्ड मेड अप ऑफ डेमोक्रेटिक एंड सोशल रिपब्लिक? ये क्वेश्चन है, और इसका आंसर देखो जरा आप, इसका आंसर जरा बेटा आपको बता दीजिए कि पहली बात तो वो कौन था, वो एक फ्रेंच फिलोसफर था, ठीक है ना। उसकी प्रिंट जो क्या है वो क्या शो करती है, उसकी प्रिंट शो करती है आपका ये कि पीपल ऑफ यूरोप एंड अमेरिका मार्चिंग इन अ लॉन्ग ट्रेन एंड ऑफरिंग होमस टू स्टैचू ऑफ लिबर्टी एज दे पास बाय, ठीक है ना। किताब बेटा खोल लेना आप लोग एक बार, दिख जाएगा आपको कि एक लॉन्ग ट्रेन में वो लोग मार्च कर रहे हैं और वो अपनी ऑफरेज मतलब अपनी होमेज दे रहे हैं, वो ट्रिब्यूट दे रहे हैं किसको, स्टैचू ऑफ लिबर्टी को। द पीपल ऑफ द वर्ल्ड आर ग्रुप्ड एज डिस्टिंक्ट नेशन आइडेंटिफाइड थ्रू देयर फ्लैग्स। अब जो ये लोग है उनको पहचानने के लिए क्या है, उनकी कॉस्ट्यूम्स हैं और उनके फ्लैग्स के थ्रू उनको आप पहचान सकते हो। वो अलग अलग क्षेत्र, अलग अलग देशों की बात यहाँ पे की जा रही है, ठीक है ना। ये जो शुरुआत हुई थी बेटा, ये यूएस से और स्विट्जरलैंड है, जो अब यूनाइटेड बन चुके हैं, और अब बाकियों की बारी है, बाकी कंट्रीज़ की बारी है अपने आप को नेशन स्टेट में कन्वर्ट करने की। साथ ही साथ में बिल्कुल पेंटिंग के ऊपर मिलेंगे आपको क्राइस्ट, सेंट्स एंड एंजल्स गेजिंग अपॉन द सीन, सिंबॉलिक फ्रेटर्निटी अमंग द नेशन ऑफ द वर्ल्ड। ये लोग जो हैं, ये सीन आपका फ्रेटर्निटी को शो कर रहा है आपका ये। फाइन क्लास। तो ये जो चीज़ें हैं बेटा, ये एक क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं पेंटिंग के माध्यम से। फाइन, तो ये हमारा हो चुका है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो आता है वो क्या आता है, हमारा नेक्स्ट टॉपिक इज कि फ्रेंच रेवोल्यूशन की क्या कंट्रीब्यूशन है, या फ्रेंच रेवोल्यूशन में यूरोप में क्या क्या बदलाव आया था, ठीक है ना, ये सब बताएंगे आपको ये। तो अगर हम बात करें तो नेशनलिज्म का जो आइडिया आता है बेटा, वो सबसे पहले आपका फ्रेंच रिवॉल्यूशन से ही आया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट पे इसमें वो क्या था, इसमें बेटा हुआ ये था कि इसमें ट्रांसफर हुई थी किसकी, पावर की, किसके, फ्रॉम ट्रांसफर मोनार्की से किसको, सॉवरेनिटी को, ठीक है ना। इट इज अ ट्रांसफर ऑफ सॉवरेनिटी फ्रॉम मोनार्की टू अ बॉडी ऑफ फ्रेंच सिटीजन्स, ठीक है ना। मोनार्की से छीन के, मोनार्की से पावर छीन के जनता को दी गई थी आपकी ये। फाइन क्लास। और यही शुरुआत है किस चीज़ की, एक नेशन की, एक पहचान की। द रेवोल्यूशन प्रोक्लेम दैट द पीपल मेक द नेशन एंड शेप इट्स आइडेंटिटी। बेटा यहाँ पे आपकी ये बात की जा रही है, ठीक है। अगर आपसे पूछे तो अगर आप चाहो एक्सपेंड करना अपना आंसर, तो आप एक्सपेंड भी कर सकते हो, लेकिन कुछ इस क्वेश्चंस आपको बेटा इस तरीके के नजर आएंगे आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपको। नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा आता है बेटा, वो क्या आता है कि नेपोलियन सिविल कोड, ठीक है ना, नेपोलिक कोड, उसमें क्या कहते हैं। देखो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इट इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ योर सिलेबस, ठीक है। या पूछ सकते हैं 4 प्रोविजंस ऑफ द नेपोलियनिक कोड और 1804, या पूछ सकते हैं चेंजेस उसने क्या इंट्रोड्यूस किए थे एडमिनिस्ट्रेशन में, या पूछ सकते हैं 5 सोशल एंड एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स। तो क्या था देखो, पहला पॉइंट, ही एस्टैब्लिश इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इंट्रोड्यूस द राइट टू प्रॉपर्टी। नेपोलियन ने इक्वलिटी बिफोर लॉ इंट्रोड्यूस किया था और उसने राइट टू प्रॉपर्टी को इंट्रोड्यूस किया। ही एबॉलिश द फ्यूडल सिस्टम एंड फ्री प्रिजन फ्रॉम द सेफ्डम एंड मैनुअल ड्यूज। नेपोलियन ने ये 2 काम किए थे। दूसरा, उसने गिल्ड रिस्ट्रिक्शन को भी रिमूव किया था, उसने ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन सिस्टम को भी इम्प्रूव किया था, और उसने लॉ, स्टैंडर्डाइज वेट एंड मेजर्स एंड अ कॉमन नेशनल करेंसी, ये सारे बदलाव नेपोलियन ने बेटा किए थे आपके। डन। नेक्स्ट,
अब जो 1815 में कंजर्वेटिव रिजाइम हुई थी आपकी सेटअप, वो किस तरह की थी, उसके क्या फीचर्स थे, ये पूछ सकते हैं आपसे। ये 2 क्वेश्चन बेटा आपके बनेंगे। फाइन क्लास, तो अब वो क्या है आपका, यहाँ कह रहे हैं कि कंजर्वेटिव रिजाइम डिड नॉट टॉलरेट क्रिटिसिज्म अगेंस्ट देम, वो अपने खिलाफ अपनी बुराइयां नहीं सुन सकते थे, पहली बात। दूसरा, दे सॉट टू कर्ब एक्टिविटीज डेट क्वेश्चन द पावर ऑफ ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट, उन्होंने ऐसी चीज़ों को दबाया कंजर्वेटिव्स ने जो उनकी सरकार के ऊपर सवाल करती थी, ठीक है। उन्होंने सेंसरशिप लगा दी, यानी कि उनके खिलाफ बोलने का किसी को राइट नहीं था। तो ये बेटा टॉपिक आपको यहाँ पे किसके ऊपर आता है, ये आपका आता है कंजर्वेटिव्स के ऊपर, ठीक है। अब ये एक और चीज़ आ गई आपकी ये कि हाउ डिड द कंजर्वेटिव इस्टेब्लिश देयर पावर आफ्टर 1815, 1815 के उन्होंने अपनी पावर कैसे बताई, या फिर ट्रीटी ऑफ वायना, ये बहुत ज़रूरी है बेटा, उसने कैसे मैप चेंज किया आपका ये। अब देखो हुआ क्या, हुआ ये कि द कंजर्वेटिव बिलीव इन मॉडर्न आर्मी, जो कंजर्वेटिव्स थे ये बेटा आपकी एक नई आर्मी के पक्ष में थे, ये इसको सपोर्ट आपका करते थे आपका ये। तो ये क्या कर रहे हैं, 1815 में ब्रिटेन, रशिया, प्रूशिया एंड ऑस्ट्रेलिया ने नेपोलियन को हरा दिया। कहाँ पे हराया, वियना में, ठीक है। उन्होंने यूरोप को दोबारा सेटल करने की बात की। द कॉन्फ्रेंस जो थी बेटा वॉज होस्टेड बाय ऑस्ट्रियन चांसलर ड्यूक मेटरनिच, इन्होंने पूरी कॉन्फ्रेंस को होस्ट किया था। अब ट्रीटी ऑफ जो वियना थी 1815 की, ये साइन हुई थी और इसने बहुत सी बातें की थी। फॉर एग्जांपल, जो बार्बन डायनेस्टी को पहले ख़त्म कर दिया गया था उसको दोबारा से पावर में लाया गया। फ्रांस लॉस्ट इस टेरिटरीज एनेक्स अंडर नेपोलियन ने, जिन 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 टेरिटरीज पे कब्जा किया था वो फ्रांस ने अपनी गंवा दी थी। तो ये टॉपिक यहाँ पे आता है आपका। नेक्स्ट टॉपिक क्वेश्चन हमारा आता है, टू प्रिवेंट फर्दर एक्सपेंशन एनेक्स अंडर नेपोलियन। अब नेपोलियन को मतलब राइट था, वो हट गया था वहाँ से, तो उसके पास कोई भी राइट नहीं था कि वो अपनी पावर को एक्सपेंड कर सके या अपनी किंगडम को बढ़ा सके। किंगडम ऑफ नीदरलैंड इंक्लूडिंग बेल्जियम वाज सेटअप इन नॉर्थ, इस चीज़ को बनाया गया नॉर्थ में, एंड जियोना वाज एडिड टू पियडमेंट इन साउथ, यानी कि पूरे मैप को चेंज किया था। किसने चेंज किया था, आपका ट्रीटी ऑफ वियना ने, और नेपोलियन को हरा दिया गया था आपका। डन क्लास। तो ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, मैं बार बार कह रहा हूँ बेटा, तो उस चीज़ को आप समझें। नेक्स्ट टॉपिक हमारा आता है कि लिबरलिज्म का मतलब क्या होता है, अलग अलग क्लासेस के लिए और अलग अलग पीपल के लिए, ठीक है। या फिर व्हाट द पॉलिटिकल सोशल एंड इकोनॉमिक आइडियाज लिबरल्स जो सपोर्ट करते थे आपका ये। या फिर यू हैव टू टेल द मीनिंग ऑफ लिबरल नेशनलिज्म। तो इस शब्द का मतलब क्या बेटा, ये एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब है क्या, फ्री, ठीक है। फॉर द मिडिल क्लासेस लिबरलिज्म स्टूड फॉर द इंडिविजुअल एंड इक्वलिटी ऑफ ऑल बिफोर द लॉ। लिबरलिज्म मतलब क्या होता है कि इंडिविजुअल के लिए क्या होता है, सबकी इक्वलिटी हो, इक्वलिटी मीन समानता सबके सामने फैली हुई है यहाँ पे आपके। अगर हम पॉलिटिकली बात करें, सो द कंसेप्ट ऑफ गवर्नमेंट बाय कंसेंट एंड ऑफ ऑटोक्रेसी एंड क्लरिकल प्रिविलेजेस, रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट थ्रू द पार्लियामेंट। ये कहते हैं कि भैया कि हर एक चीज़ को गवर्नमेंट की जनता को एक्सेप्ट करना चाहिए, ठीक है ना। इसका जो है ना ऑटोक्रेसी, इसको एंड होना चाहिए, ठीक है। क्लरिकल प्रिविलेज को ख़त्म होना चाहिए और सरकार की बातों को ही आपका लोगों को मानना चाहिए। ये पॉलिटिकली बात है। अगर हम बात करते हैं इकोनॉमिकली, तो ये लोग कहते हैं कि देयर शुड बी फ्रीडम ऑफ मार्केट, जो मार्केट की फ्रीडम होनी चाहिए आपका। एबोलिशन ऑफ स्टेट इम्पोर्ट रिस्ट्रिक्शन ऑन द मूवमेंट्स ऑफ गुड्स एंड कैपिटल, जो स्टेट्स लगाते हैं रिस्ट्रिक्शन की माल यहाँ से वहाँ जाएगा उसको हटा देना चाहिए। कुछ ये सोच है बेटा, किस चीज़ की बेटा, लिबरल नेशनलिज्म की आती है। हम बेटा अपने नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट इज नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या होता है कि क्या क्या किया था, क्या क्या स्टेप्स उठाए थे फ्रेंच रिवॉल्यूशंस ने एक कलेक्टिवनेस को दिखाने के लिए, अपनी एकता को दिखाने के लिए। तो देखो, एक नया फ्रांस का एक न्यू कलर था, जो एक न्यू ट्रैगलर बनाया गया था आपका। ये बनाया गया था क्यों, ये उसको चूज किया था, और ये जो था फॉर्मल रूलर्स को आपका रिमूव कर रहा था। क्लास पहला पॉइंट, द स्टेट जनरल वाज इलेक्टेड बाय द बॉडी ऑफ एक्टिव सिटीजन्स एंड रीनेम द नेशनल असेंबली। नेशनल असेंबली, अगर आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा फ्रेंच रेवोल्यूशन, तो आपको ये समझ में आ रहा होगा मैं क्या पढ़ा रहा हूँ आपको ये, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट टॉपिक क्या था हमारे, द आइडियाज ऑफ ला पात्रे, द फादरलैंड एंड सिटीजन एम्फेसाइज द नेशन
ऑफ यूनाइटेड कम्युनिटी इंजॉइंग इक्वल राइट्स अंडर कॉन्स्टिट्यूशन। ये सब बदलाव हुए थे वहाँ पे आपके, नए नए ओथ्स टेकन गए वहाँ पे लोगों ने लिए थे, ठीक है, न्यू हिम्स बने थे वहाँ पे, अ सेंट्रलाइज्ड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम प्रैक्टिसिंग यूनिफॉर्म लॉज फॉर ऑल सिटीजन्स विद इन टेरिटरी का सेटअप, ये हुआ था वहाँ पे आपका। नई नई जो आपकी इंटरनल ड्यूटीज़ थी उनको अब रिमूव कर दिया गया था आपका, ये नए नए लॉज, नए वेट्स लॉन्च हुए थे। और दूसरा, रीजनल लैंग्वेज को डिस्करेज करके वहाँ पे फ्रेंच को कॉमन लैंग्वेज के रूप में बेटा जो है वो आपका अपनाया गया था। किसके द्वारा? वो बेटा आपका अपनाया गया था आपका फ्रांस के द्वारा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन में आपका ये। फाइन क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज हु वाज ज़ोल्वेरिन। कौन था ये, क्या था ये, ठीक है ना। एंड मेंशन द प्रॉब्लम दैट द लिबरल नेशनलिस्ट वांटेड टू ओवरकम। हाउ डिड द ज़ोल्वेरिन ऑफ 1848 ट्राई टू ओवरकम दीज शॉर्टकमिंग्स। तो ये थोड़ा सा पढ़ना हमको। तो देखो ज़ोल्वेरिन क्या था, एक कस्टम यूनियन थी फॉर्म अमंग द मोस्ट ऑफ द जर्मन स्टेट अंडर द इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया इन 1834। ये क्या थी, कस्टम यूनियन थी आपकी ये। इट एबॉलिश टैरिफ बैरियर्स एंड रिड्यूस द नंबर ऑफ करेंसीज फ्रॉम 30 to 2। ठीक है बच्चों, ये समझ में आ रहा होगा आपको कि ये क्या है, ये टैरिफ बैरियर्स को रिमूव करता था आपका ये। अब क्या प्रॉब्लम्स हुई थी आपकी, देखो अब देखो क्या था। अब बेटे देखो हुआ यह था कि हर रीजन की अपनी अलग सिस्टम थे, अलग वेट था, अलग सिस्टम था, अलग करेंसी थी, विच इन्वॉल्व द टाइम कंज्यूमिंग कैलकुलेशन। एग्जाम्पल, एली द मेजर ऑफ क्लोथ स्टूड फॉर डिफरेंट लेंथ इन ईच रीजन। अब हर देखो देखो बेटा, अगर आपको ट्रेड करना होता है तो पूरे वर्ल्ड में आपको एक कॉमन चीज़ चाहिए होती है जो यहाँ पे नहीं थी। दूसरा कि स्टेट ने जो रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी मोमेंट्स पे, वो भी दिक्कत कर रही थी आपके लिए, प्रॉब्लम्स इसके नेशनलिस्ट के लिए आपको ये। अब क्या किया ज़ोल्वेरिन ने इन 1834, ज़ोल्वेरिन फ्रॉम अंडर इनिशिएटिव ऑफ प्रूशिया एंड जॉइंड बाय मोस्ट जर्मन स्टेट्स हेल्प्ड इन दी क्रिएशन ऑफ यूनिफाइड इकोनॉमिक टेरिटरी। द यूनियन एबॉलिस्ड, इस यूनियन ने टैरिफ बैन हटाया और इसने करेंसी को 30 से 2 कर दिया था। ये ऐसा बता रहे हैं आपको ये। तो अगर आपको बेटा सवाल यहाँ पे आए तो आपको ये करना है, ठीक है। 1830 के ईयर्स को क्यों बोला गया था आपका ग्रेट हार्डशिप, एक्सप्लेन एनी 5 रीजंस। ठीक है, तो क्या देखो आपका कि फर्स्ट ऑफ द 19th सेंचुरी विटनेस्ड इंक्रीज इन पॉपुलेशन। पूरे वर्ल्ड में पॉपुलेशन बढ़ रही थी, जॉब्स बहुत थे, एम्प्लॉयमेंट कम था, पीपल फ्रॉम रूरल एरियाज माइग्रेटेड टू सिटीज़ एंड मेड सिटीज़ ओवर क्राउड स्लम्स। अब जो थे भैया वो आपके सिटी में लोग आ रहे थे और काफ़ी दिक्कतें बढ़ गई थी पॉल्यूशन की आपकी ये। स्मॉल प्रोड्यूसर्स ऑफन फेस स्टिफ कंपटीशन फ्रॉम इम्पोर्ट्स ऑफ चीप मशीन गुड्स। अब भाई देखो, अब कोई चीज़ हाथ से बना रहे हो, कोई चीज़ मिल रही है आपको वैसे मशीन से बनी हुई, तो वो टक्कर दे नहीं पाएगी उसको आपका। एंड पीजेंट स्ट्रगल्स अंडर द बर्डन ऑफ फ्यूडल ड्यूज एंड ऑब्लिगेशंस। ठीक है ना, ये भी बेटा जो आपकी वो दिक्कतें आपकी थी। नेक्स्ट, ये आपने पढ़ लिया कि दिक्कतें क्या आई थी आपकी 1830 में। नेक्स्ट हमारा आता है लैंग्वेज की बात हम करते हैं कि लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया था। ठीक है, लैंग्वेज ने क्या रोल प्ले किया था आपका नेशनल सेंटिमेंट्स में। तो क्या कहा जा रहा है आपका, द रशिया जो था बेटा, द रशिया ऑक्यूपाइड पोलैंड एंड फोर्स द पीपल टू यूज ओनली रशियन लैंग्वेज। ठीक है, बट हुआ क्या, एन आर्म रिबेलियन, एक आर्म रिबेलियन हुआ अगेंस्ट रशियन रूल टुक प्लेस इन बट वाज क्रश्ड। लोगों ने स्टार्ट किया लेकिन उसको क्रश कर दिया गया आपका, उसको दबा दिया गया। अ लार्ज नंबर ऑफ प्रीस्ट एंड बिशॉप्स वर पनिश्ड and sent to jail or Siberia because they refused to preach in Russian. So the use of language came to be seen as symbol of the struggle against the Russian dominance. ठीक है ना, लैंग्वेज, रशियन लैंग्वेज का यूज करना ही डोमिनेंस था, मतलब एक सिंबल था आपका डोमिनेंस का। सो गाइज, ये हमारा पार्ट 1 था, यहाँ हम लोगों ने डिस्कस कर लिया है, इतना हमारा हो चुका है। पार्ट नंबर 2 बेटा हम लोग बाकी क्वेश्चन करके चैप्टर को एंड कर देंगे। इन क्वेश्चन को बेटा आप लर्न कीजिए, काफ़ी बेटा आपके लिए हेल्पफुल रहेंगे आपके एग्जाम्स में। थैंक यू सो मच बेटा, मिलते हैं बहुत जल्द आपसे हमारी नेक्स्ट वीडियो में।